अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे कि आज 9 मई मुकदमात का फैसला आया है जो कि सरगोदा की अदालत से आया है, और थोड़ी देर में लाहौर और फैसलाबाद की अदालतों के मुकदमे भी एक्सपेक्टेड हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी कुछ डिफरेंट महसूस नहीं होंगे जो कि आज इस अदालत का आया है। तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। अडयाला में आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन, लेकिन क्या मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने क्या कहा, अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू इंपॉर्टेंट, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में जो बारिश की बाद की सूरत हाल है उसके ऊपर किस तरह से एक मुनाफिकत जो है वो मीडिया की नज़र आ रही है। गेम प्लान क्या नज़र आ रहा है सारा, हुकूमत का, अपोजिशन का, इस सब पे बात होगी आज। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे जी मुकदमात की समाअत की। तो 9 मई के मुकदमात के हवाले से चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी साहब ने एक हुक्म जारी किया था कि अगस्त से पहले पहले, या अगस्त यानी मिड ऑफ अगस्त से पहले पहले तमाम मुकदमात के फैसले आ जाने चाहिए, ट्रायल्स को मुकम्मल कर लें। और उसके बाद ये खदशा जन्म ले चुका था कि अब फौरी तौर पर रौंदते हुए इंसाफ के तकाज़ों को बज़ाहिर यही नज़र आ रहा था कि ये ट्रायल ख़त्म होंगे और उन ख़त्म होने वाले ट्रायल्स पर कोई इंसाफ फ्राहम नहीं किया जाएगा, बल्कि लिखे लिखाए और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रजीम की मर्ज़ी है उसके मुताबिक जो फैसले हैं वो सुनाए जाएंगे। और आज इसकी एक एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुकी है, मज़ीद 2 भी आने वाली हैं। आज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत सरगोदा ने जो फैसले सुनाए हैं, उन्होंने तकरीबन 39 अफराद के हवाले से फैसले सुनाए हैं और 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। 3 अहम जो पीटीआई के मेंबर्स हैं उनको भी इसमें सज़ा सुनाई गई है। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद बच्चर साहब, इसके अलावा राना बिलाल एजाज साहब और अहमद चट्ठा साहब, ये वो लोग हैं जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं और इनको 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा जो कारकुन हैं उनको भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब जो आपको मैं इसमें मज़ीद बताऊं कि जो मलिक अहमद बच्चन हैं, बिलाल एजाज और अहमद चट्ठा हैं, ज़ाहिर है कि इनकी नाअहलियाँ भी होंगी, फिर इस तरफ सूरत हाल जाएगी। लेकिन ये जो ये ट्रायल हुआ है ये कितना खौफनाक है और कितना भयानक है, आप हैरान रह जाएंगे ये सुन के कि उनके वकील आज सर पीटने वाले थे और वो कह रहे थे कि जब ट्रायल चल रहा था तो गवाहान ने इवन इन मुल्ज़िमान के नाम तक नहीं लिए, इन मुल्ज़िमान के, नामजद मुल्ज़िमान के नाम तक गवाहों के मुंह पे नहीं आए, और उसके बावजूद भी इनको छोटी मोटी भी नहीं 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। और उसके ज़्यादा मज़ेदार बात आपको ये बताएं कि कहते जब मैं जरा कर रहा था और मैं उसके ऊपर बात करता था इन लोगों के हवाले से, तो जज साहब मुझे कहते थे कि इन पे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बरी ही बरी हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई चीज़ उस तरह से रेलेवेंट ही नहीं थी उनके हवाले से। इसलिए जज साहब उस वक्त उनको ये तसल्ली देते रहे वकील साहब को कि ये तो बरी ही बरी हैं, इनके ऊपर वक्त क्या ज़ाया करना। और इस तरह से ये ट्रायल चले हैं। और उसके बाद आज जो फैसला आया है उसके अंदर इन्होंने तमाम लोगों को 10-10 साल कैद सुना दी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी जगह एहतजाज हो भी तो क्या ऐसा होता है कि सब ने एक जितना ही एग्जैक्टली एक जितना जुर्म किया हो कि जो आप सबको एक जैसी सज़ा सुना दें। सबसे बड़ा जो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है वो तो है ही ये, अगर आप ये करते हैं ना कि चलो भाई 8-10 को कोई बरी किया कि नहीं साबित हुआ जुर्म, 2-8 को आप कहते हैं कि भाई हाँ भाई ये 2-2 साल की सज़ा है, किसी को आप सुनाते नहीं इनका जुर्म बहुत ज़्यादा, भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा आग लगाई थी तो इनको हम 8 साल की दे रहे, तो कोई पता भी लगता है कि भाई हाँ फर्दन फर्दन हर एक के हवाले से प्रॉपर प्रोसिक्यूशन हुई है जिसके बाद जो है ये सज़ा सुनाई गई। ये कैसे हो सकता है कि आप एक ब्लैंकेट लें और उस ब्लैंकेट के अंदर सबको ही आप समेट लें और एक जितना ही सबके ऊपर जो है वो जुर्म साबित भी हो रहा है, और जुर्म भी कैसा, वो आप सरगोदा और मियाँ वाली के जो मुकदमात हैं उसके ऊपर सज़ाएं सुना रहे हैं, जबकि एक शख्स का ताल्लुक किसी और शहर से, एक शख्स का ताल्लुक किसी और शहर से, उनको आपने उधर नामजद किया हुआ है। इस तरह की यहाँ पर जो है वो सूरत हाल बनी है 9 मई के ट्रायल्स में, और ये कोई मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है। अगर आप फैसलाबाद का सुन लें, अगर आप लाहौर का सुन लें, उनके भी जब तक शायद आप ये वीडियो देख रहे हों आ चुके हों फैसले, और कोई उसमें भी आपको इंसाफ की एक रमक नज़र नहीं आती कि शायद वहाँ से कोई बेहतर फैसला आ जाए। वहाँ पे भी जो पीटीआई के मुख्तलिफ अरकान असम्बली हैं वो भी, उसके साथ साथ जो असीर रहनुमा हैं, जो इनके सीनियर रहनुमा हैं,
शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पे भी नामज़द हैं। और इस बात की कभी यानी अब तो ज़ाहिर है तकरीबन यही नज़र आ रहा है कि इन लोगों को भी सज़ाएं सुना दी जाएंगी। तो ये आपका जो है अदालती सिस्टम बिल्कुल मफलूज होकर रह गया, जिसमें कोई आपको इंसाफ की रमक नज़र नहीं आती कि आप इतने भोंडे तरीके से दो नंबरी कर रहे हैं। आप दो नंबरी करते हैं, शुरू से करते आए हैं, वो सबको पता है, लेकिन दो नंबरी करने का भी पहले एक तरीका होता था। पहले भी अदालतें इसी तरह ताकतवरों के इशारों पर नाचती थी, लेकिन नाचने में भी कोई रक्स में भी आपके कोई आपका रब्त होता है ना, कोई आपकी आंखों को भला ही लगता है रक्स के भाई आप नाच रहे हैं ठीक है, लेकिन कम से कम आंखों को भला तो लगे। अब तो वो बेहंगम रक्स है कि जो आंखों को भला भी नहीं लग रहा है। ये आपकी जुडिशरी का इस वक्त हाल हो चुका है। और ये मैं आपको अफसोसनाक और बात बताऊं कि ये सिर्फ लोअर जुडिशरी तक महदूद नहीं है बात, ये आपकी ऊपर की जुडिशरी का भी यही हाल हो चुका है। टोटल ये निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर चुका है बिल्कुल। इस निज़ाम में एक रुपए की आप कहें ना कि जी कोई चीज़ बाकी ऐसी है जिसके ऊपर आप कहें कि आपको कोई उम्मीद बाकी है, वो नहीं रहती है। आपको मैं एक और मज़ेदार बात बताऊं, ये जो रुकने असम्बली नाअहल हो रहे हैं, ये अभी सिलसिला शुरू हुआ है। कोई मेरा ख्याल है 52 के करीब बताए जा रहे हैं ऐसे अरकान जो कि मेंबर हैं मुख्तलिफ जो असम्बलीज़ हैं उनके, और जब उनको सज़ाएँ सुनाई जाएंगी तो ज़ाहिर है वो डी-सीट होंगे, नाअहल होंगे, क्योंकि वो सज़ाए याफ्ता जो मुजरिम होता है वो नाअहल करार दिया जाता है। फिर इनके ऊपर अगर ज़िमनी इलेक्शंस होंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इन ज़िमनी इलेक्शंस में जहाँ पे ये सारी पीटीआई सीटें जीती आई, मैं आज आपको ये प्रेडिक्शन बता रही हूँ कि अगर इनमें ज़िमनी इलेक्शन होंगे एक सीट भी वापस पीटीआई को ये नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि अब वो जो लेवल है ना कि जहाँ पे आपको थोड़ी सी शर्म आती थी कि चलो यार अगर 10 में से हमने 8 सीटें वापस छीन लेनी है इनसे तो 2 इनको दे दें, वरना कोई ये ना कहे कि 2 नंबरी हो रही है। अब ये तकल्लुफ़ नहीं करते। अब ये कहेंगे कि हम 10 में से 12 सीटें जो है ना वो हम अपनी अब पीएमएलएन चहीती को ढूंढ के देंगे, बना के देंगे फॉर्म 47, इनको वो वापस नहीं मिलेंगी। मलिक अहमद भच्चर साहब ने 93,000 की लीड से अपनी नशिस्त जीती है, 93,000 की लीड से, और उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे 13,000 सिर्फ वोट थे उनके। और फिर भी मैं आपको बताऊं कि अगर अब ये ज़िमनी इलेक्शन हो, अभी तो खैर अपील का मरहला वगैरह है, कुछ थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि अगर अब ये ज़िमनी इलेक्शन हो ना तो ये वोट ये रिवर्स कर देंगे, और जो भी पीएमएलएन का खोता खड़ा होगा यहाँ पे, उस खोता भी खड़ा होगा ना तो उसको ये 93,000 वोट का फॉर्म 47 जारी कर देंगे, और पीटीआई का कोई भी मेंबर खड़ा होगा उसको ये 13,000 या 12,000 रुपये जो है वो वोट जो है वो डाल के पकड़ा देंगे कि ये है। ये निज़ाम अब एक मजाक बन चुका है जिसके अंदर आपको कोई एक लम्हे के लिए भी आप यकीन ही नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई इंसाफ के मुताबिक कोई फ़ैसला हो सकता है। अभी तो ये 9 मई के मज़ीद जो आने हैं फ़ैसले, आप हैरान हो जाते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो कि वो बंदा ही सिंध में था उस दिन 9 मई वाले दिन, उनको मियाँ वाली में, उनको लाहौर में, उनको लाहौर की 2-3 जगहों पर नामज़द किया हुआ, जो बंदा वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। ये इन लोगों ने इस तरह के ट्रायल किए हैं। और फिर किसी ने अगर साजिश बनाई है, कोई पर्सनली वहाँ मौजूद था, किसी ने कोई खुद एक्टिव किया है, किसी ने जाके खुद अगर कुछ जलाओ घेराव किया है, हर एक की सज़ा डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि जजेस कौन सा कोई मेरिट और आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो फैसले कर रहे हैं, तो वो ये तकल्लुफ़ ही नहीं कर रहे कि इतनी मेहनत करें कि जनाब किसी को कम किसी को ज़्यादा दें। वो एक ही रगड़ा लगाते हैं और उसी में सारे के सारे फेंटे जाते हैं। ये वाली जो है इस वक्त 9 मई के मुकदमात के ऊपर सूरत हाल है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन ये है और ये आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी। अब उसके ऊपर पीटीआई की क्या हिकमत अमली है, बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि आगे चल के इमरान खान साहब हो सकता है कि इस्तीफ़ों की बात करें, क्योंकि ऐसे असम्बलियों में जहाँ पे पहले आपकी मखसूस नशिस्तें छीनी, पहले तो सबसे पहले जनरल नशिस्तें छीनी, फिर मखसूस नशिस्तें छीनी, फिर रिकाउंटिंग में कुछ नशिस्तें छीन ली, अब इन्होंने ये नाअहलियाँ करके मज़ीद नशिस्तें छीननी शुरू कर दी। वो इस तरह करते 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 वो जो आपकी 2/3 मेजॉरिटी थी उसको स्क्वीज़ करते करते इन्होंने, मेरा ख्याल है आखिर में 8-10 ही कोई मेंबर रह जाएंगे असम्बलियों में इनके, बाकी इन्होंने सारे खा पी जाने हैं। ना लेने वालों को शर्म है, ना जो दिलवा रहे हैं इनको ये सारी चीज़ें, ना उनको शर्म है, कोई हया ही नहीं। मैं अभी ये देख रही थी, ये जी पेशावर वालों ने जो इन्होंने ये उठाई हैं उस दिन मखसूस नशिस्तों के हलफ, दाढ़ियों वाले बंदे बैठे हुए हैं, नकाब करके औरतें आ गई हैं और हलफ जो है वो हराम के उठा रहे हैं। भाई ये आपको इस्लाम बताता है कि आप जो है हराम खोरी करें? आप लोग जीते नहीं हुए और आप आ गए हलफ उठाने के लिए, और आप समझते हैं कि आपने अपने मुंह को चादरों से लपेट लिया तो बड़े आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं।
मैं अब किसी के मज़हब के ऊपर बात करना बड़ा मतलब कमज़रफ़ी समझती हूँ, सॉरी कि मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ इसलिए होती है कि ये वो लोग हैं जो इस्लाम का चेहरा मस्ख़ करते हैं। आपका इस्लाम जो है ना, वो सिर्फ़ यहीं तक महदूद रहता है कि आप इबादत कर लें, आप अपना वज़ा क़ता वैसी बना लें, लेकिन प्रैक्टिस क्या है कि आप हराम खाते हैं, आप लोगों के अंदर इंसाफ नहीं है, आप लोगों के अंदर हया नहीं है, आप लोगों के अंदर एहसास नहीं है, शर्म नहीं है, आप में ईमान नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या फ़ायदा है आपकी इबादत का। तो ये जो मैं तो सच में बताऊं तो मुझे तो एक घिन आती है ऐसे लोगों से कि ये किस तरह के लोग हैं कि इन लोगों को, चाहे वो किसी भी जमात से हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अगर वो पीटीआई में भी इस तरह के हों तो वो उनके लिए भी है, पीएमएलएन में हो, पीटीआई, लेकिन अब मुझे इस सिस्टम से ही ना यकीन मानिए कि इस कदर शदीद घिन आना शुरू हो गई है कि आपको महसूस होता है कि आप कितनी घुटन में रह रहे हैं और आप कैसे लोगों के अंडर जो हैं वो बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग जो हैं बेईमान किस्म के, वो आपके हुक्मरान बना के मुसल्लत किए हुए हैं। ये इस वक्त जो है ना वो कंडीशन हो जाती है। आज अडयाला में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, लेकिन किसी की मुलाकात आज इमरान खान साहब से नहीं हो सकी जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले तो 2 बहनों को भेज दिया जाता था अंदर, इस दफ़ा 2 बहनें यानी नौरीन और उज़्मा खानम साहिबा को भी अंदर नहीं भेजा गया, और अलीमा खान समेत जितने भी वहाँ पे लोग पहुँचे, सलमान अकरम राजा साहब और जो बाकी इनके मेंबर्स वगैरह भी कुछ पहुँचे, कारकुन भी काफ़ी तादाद में थे, किसी की मुलाकात नहीं हो सकी और सबको बाहर बिठाए रखा अभी तक, जब तक कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर मुलाकात हुई तो अगले व्लॉग में उस पर बात होगी, लेकिन बज़ाहिर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आज जानबूझकर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। वजह बड़ी साफ़ है कि जो ये सेनेट इलेक्शन हुआ है, जो उसके आगे की हिकमत अमली है, ख़ास तौर पर सेनेट को भी छोड़ें, ये जो 5 अगस्त का एहतजाज है उसके हवाले से इमरान खान साहब फर्दर कोई इंस्ट्रक्शंस ना दे सकें, इस वजह से उनकी अब बिल्कुल टोटल कम्युनिकेशन बंद की है। अलीमा खान साहिबा ने आज अनाउंसमेंट की है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये जो आइसोलेशन है ये ख़त्म होनी चाहिए। उनसे आज सेनेट के ऊपर भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो है आइसोलेशन के ऊपर बात ही बीच में रह गई, सारे सेनेट के चक्कर में पड़ गए। तो असल मसला तो ये है कि हमारे लिए तो सबसे प्राइम प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान आइसोलेशन में है और कैद में है नाहक, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा है कि सेनेट इंतखाबात ख़त्म हुए, अब सब इस पर फोकस करें। फिर उनसे पूछा गया कि आप तहरीक पे क्या कहेंगी, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इनकी क्या तैयारी है, क्या ये लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने आज कोई कमेंट नहीं किया। मिशाल यूसुफजई साहिबा से मुतालिक उन्होंने ज़रूर बात की कि मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान ने उनका टिकट फ़ाइनल किया होगा, और उनसे लगता है वो कुछ खुश नहीं थी, तो उनके बारे में उन्होंने ज़रूर थोड़ी बहुत ऐसी बात की। बाकी अदरवाइज़ जो है उनकी अपनी नहीं बात हो, आज मुलाकात हो सकी, ना बहनों की हो सकी, तो वो क्या बात करें। लेकिन मुझे बज़ाहिर ये लगा कि अलीमा खान साहिबा कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है इनका प्लान देखकर या इनकी तैयारियां देखकर। दूसरा, अलीमा खान साहिबा ने जो इम्पोर्टेंट बात की वो ये कि कासिम और सुलेमान अमेरिका जा रहे हैं, वापसी पर वो आएंगे पाकिस्तान, तो एक दफ़ा फिर उन्होंने रीअश्योर किया है कि उनकी पाकिस्तान वापसी का प्लान जो है वो अभी तक ऑन है, और अमेरिका पहले उन्होंने जाना है जैसे कि उन्होंने बताया था, उसके बाद वापसी पे जो है वो इधर पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। उसके अलावा आज अडयाला के बाहर से भी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं और काफ़ी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अब मैं आपको जो मुझे नज़र आ रहा है गेम प्लान आप देखिए, एक तो जहां ये जो 9 मई के फैसले आ रहे हैं उनसे एक तरफ तो ये जो नशिस्तें छीनी जा रही हैं और पूरा एक नंबर गेम पलट के उठा के सब कुछ ही नून लीग की झोली में डाला जा रहा है, तो वहीं इसका एक और फ़ायदा ये किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग दोबारा से अरेस्ट हो जाएंगे। आज भी कुछ जो कारकुन हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है। अडयाला में भी ये कोट लखपत जेल में भी चूँकि फैसले सुनाए जाने थे तो पहले ही कैदी वैन बुला ली, जो वहाँ पे सुनने के लिए लोग आए हुए थे, हाजिरी लगवाने के लिए आए हुए थे, उनको भी वहीं रोक लिया गया है कि अगर सज़ाएँ सुनाई जाएँ तो वहीं से उनको पकड़ के जेल में बंद किया जाएगा। तो यही वो कारकुन हैं जो बाहर आपको मुतहरिक भी नज़र आते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कल रात रेड भी किए हैं खूब पंजाब के अंदर। काफ़ी जो इनके लीडर्स हैं जो ज़रा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं उनके घरों पर रेड्स हुई हैं, उन्होंने वीडियोस वगैरह आज सुबह शेयर की हुई थी। तो अब ज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि 5 अगस्त से पहले पहले इन्होंने ये काम तेज़ करना है, और इन्होंने अडयाला के बाहर से भी इसीलिए गिरफ्तारियां की हैं कि यहाँ पे भी हर अब मंगल को मेला लगना शुरू हो गया, लोग बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए, तो यहाँ पे भी गिरफ्तारियां करो ताकि ये जो बाहर यहाँ की रौनक शौनक है ये भी ख़त्म हो। तो इसके लिए टेरर फैलाने के लिए इन्होंने यहाँ से भी गिरफ्तारियां की हैं, फिर इन्होंने जेलों में सजाएं सुनानी है, फिर वहाँ से भी गिरफ्तारियां करनी है, फिर इसके अलावा जो बाहर पुलिस
बल्कि लीगी पुलिस मौजूद है, उन्होंने फिर अटैक करने, रेड करने, वहाँ से भी गिरफ्तारियाँ। तो बेसिकली इन्होंने ये करना है कि जितने भी मुतहरिक लोग हैं उनको कोशिश ये करेंगे कि पकड़ लें 5 अगस्त से पहले, और जो आम बंदा है वो वैसे ही फिर वही बात है कि गिरफ्तारियाँ वगैरह का माहौल देखता है तो वो फिर पीछे हट जाता है, फिर शामिल नहीं उस तरह से होता। तो गेम प्लान यही नज़र आ रहा है कि मैसिव किस्म की गिरफ्तारियों का आगे सीन है। सारा जो बर्डन आएगा वो फिर केपी के ऊपर आएगा, और केपी में आज मुराद सईद साहब ने एक ऑडियो पैगाम भी जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो 5 अगस्त की तैयारियां हैं वो बीच में थोड़ी सी तातुल का शिकार हुई ये सेनेट वेनेट के चक्कर में, अब जो है सारे फोकस कर लें। और उन्होंने कहा कि मैंने भी कुछ 5-6 ऑप्शंस जो थे वो दिए हुए हैं, उनके ऊपर गौर करें वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ज़रा 5 अगस्त पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बात की है। लेकिन अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो ज़्यादा इस पे बर्डन रहेगा वो आपको खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आएगा। सिंध में मिक्स सी सूरत हाल होती है, कभी उन्हें थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाती है कि वो कुछ कर लेते हैं, और कभी जो है उनके ऊपर भी रेड शुरू हो जाते हैं। अभी जो आखिरी इनकी एक थी रैली, काफ़ी मैसिव रैली थी कराची में, उसके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ था। तो वहाँ पे भी इस तरह के मामला कभी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली पंजाब की निस्बत सिंध का माहौल जो है वो बेहतर है, और वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ ये लोग करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल अब ये आप 5 अगस्त से पहले देखेंगे कि इन्होंने कर्फ्यू लगा देना है, और कोई इन्होंने जो है एक्टिविटी करने से रोकना है, और बाकी जो करवाने वाले लोग हैं उनको इन्होंने गिरफ्तार करना है। अच्छी जो चीज़ है, आलिया हमजा साहिबा भी आज अडयाला के बाहर पहुंची हैं। यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब से इनकी बातचीत भी हुई मीडिया के साथ, और उन्होंने फिर कहा कि देखिए हम तो बिल्कुल साथ हैं ये वो। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आपस के इनके इख्तलाफात थे वो ख़त्म किए हैं और आपस में मामलात को बेहतर किया है, जो कि कम अज़ कम अच्छी बात है। इसको इस मौके के ऊपर तो ये इख्तलाफात इनको सूट नहीं करते पार्टी के हिसाब से देखा जाए, तो ये सारी बात है। अब आगे आखिरी जो इसमें बात है उसमें तो बज़ाहिर मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद इनके ऊपर ये सारी सख्ती और क्रैकडाउन जो है वो बढ़ने जा रहा है, और उसके बाद फिर जो है जो तरमीम की बातें हो रही हैं उसकी तरफ बात जाएगी। लास्टली जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो बड़ी खौफनाक है जी। आज वहाँ पे DHA फ़ेज़ 5 में बहुत शदीद सैलाबी रेला है, उसमें एक रिटायर्ड कर्नल साहब अपनी साहबजादी के साथ बह गए हैं। इनकी गाड़ी जो थी वो सैलाबी रेले में बही, तो उसकी पूरी वीडियो भी आई है, उसमें से बेचारे वो हाथ भी हिला रहे हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। गाड़ी का कुछ हिस्सा ज़रूर मिला है रेस्क्यू की कार्रवाइयों में, अब थोड़ा सा पानी जब उतरा, लेकिन अभी तक भी बाप बेटी का कुछ पता नहीं चल सका था। हेलीकॉप्टर भी मंगवा लिया गया था यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए, लेकिन फिल वक्त उनका कोई अता पता नहीं मिल सका जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ, और फर्दर वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा तबाहियाँ हुई हैं। तो अब मैं सवाल फिर यहाँ पर ये फिर दोबारा उठाने पर मजबूर हूँ कि अगर KP में जाके कुछ लोग लापता हो जाते हैं, सैलाबी रेले में बह जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदार तो बिल्कुल KP हुकूमत है, उन्हें रेस्क्यू करना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पे लोग इस तरह से बहे हैं तो इसकी जिम्मेदार कौन है? अब सब ये बात उठा रहे हैं कि आपने जब दरिया के पानी को रोक कर और वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हैं, तो फिर वहाँ पर जब नेचुरली दरिया का फ़्लो होता है तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ पर आप देखते हैं कि जब ये एक्स्ट्रा बारिश हुई तो सूरत हाल किस कदर बिगड़ गई। तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं है क्या कि क्यों ये अलाउ की गई हैं हाउसिंग सोसाइटियाँ, दरियाओं के अंदर बनाई गई हैं, दरियाओं के रास्ते रोक के बनाई गई हैं, और फिर उसके बाद अब उसका खमियाजा जो है वो सब भुगत रहे हैं। तो ये एक अलमनाक चीज़ है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इतनी नुकसान हो रहा है, ओवरऑल इस वक्त 200+ लोग हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि जाँ बहक हुए हैं हालिया बारिशों के नतीजे में। लेकिन मरीम नवाज साहिबा इसके ऊपर भी फ़ोटो चिपका देंगे कि बहुत अच्छी बात है जी, हमारी वजह से कोई नहीं मरा। तो अगर वही बात है कि आपके अंदर एहसास ही ना बाकी रहे, शर्म ही ना बाकी रहे, तो फिर जो मर्जी आप करें। इस हुकूमत का इस वक्त वही हाल है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।